हाय स्टूडेंट्स, आपने कल जो क्लास अटेंड की थी उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन बताए थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम फॉर्मूले कैसे डेराइव करें। वो ही वीडियो में जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, सारे प्रोसेस आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम उसके स्टेप सीखेंगे और फिर फॉर्मूले के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टेप यह होता है कि क्वेश्चन में दिया होगा कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड करती है। जैसे फोर्स दिया होगा, फोर्स डिपेंड करता है मास पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। आप जानते हैं टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो हमने ऐसे ही ले लिया है। लास्ट में देखेंगे टाइम हट जाएगा। ये 1 2 3 टोटल 3 क्वांटिटीज हैं। अगर 4 होती तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसका डेरिवेशन हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। फिर उसके अलग मेथड है जो आपके कोर्स में नहीं है। अब इसमें प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है और इनकी पावर x, y और z ये लिख देनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ प्रोपोर्शन का साइन हटा देना है। f इज इक्वल टू प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। m की पावर x, एक्सेलरेशन की पावर y और टाइम की पावर z। अब दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले का काम आना शुरू हो गया जो आपने याद किए थे। फोर्स का mL/t-2 इज इक्वल टू k का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो k को लिखना भी नहीं है। मास m, इसकी पावर x है, एक्सेलरेशन L/t-2 इसकी पावर y है, टाइम t की पावर z। अब कलेक्ट कर लीजिए इन्हें। m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2y प्लस z। t दो जगह आ रहा है, यहां पे और यहां पे, तो पावर्स हमने कलेक्ट कर ली। तो एक ही सिंगल एक्सप्रेशन लिखना होता है आपको। सारा कलेक्ट कर लीजिए। और यहां पे क्या आ रहा था, यहां पे था mL/t-2। अब दोनों डायमेंशनल फॉर्म के बीच में साइन कौन सा है, इक्वल का। इक्वल कहता है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों डायमेंशनल फॉर्म में इक्वल है। इक्वल तब होंगे जब उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो पावर को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में यही करना है। जैसे x यहाँ m की पावर x है, यहाँ 1 है, तो इसका मीनिंग हो गया x इज इक्वल टू 1। यहाँ l की पावर y है और यहाँ पे 1 है तो y इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ t की पावर है -2y प्लस z इज इक्वल टू t की पावर यहाँ पे -2 है। ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो x1 y1, तो y1 की वैल्यू यहां रख दो तो -2 प्लस z इज इक्वल -2, -2 से -2 कैंसिल, z इज इक्वल टू 0 अपने आप आ गया। तो अब x y z की वैल्यू आपको यहां लिखनी है। x1 आया है 1 लिख दो, y1 आया है 1 लिख दो, t 0 आया है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, f इज इक्वल k m a। किसी की पावर 0 1 होता है, इसलिए मैं t की पावर 0 मीन्स 1 हटा दिया। ये फॉर्मूला बन गया कि f इज इक्वल टू के एम है। अगर आपने पहले से फॉर्मूला देखा हुआ है कि फॉर्मूला था f इज इक्वल टू एम है, आपको पता है k नहीं आता, तो आप एक लाइन, एक सेंटेंस लिख सकते हो कि प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी 1। तो f इज इक्वल टू एम हो जाएगा। अगर नहीं लिखते तो ये भी करेक्ट है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके असाइनमेंट में से, देखिए मैं इनको कैसे सॉल्व करता हूं। द क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस r अंडर ए प्रेशर ग्रेडियंट p/L given that V also depends on the coefficient of viscosity of liquid। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ आपको उस पे फोकस करना है, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि लैंग्वेज क्या कह रही है। बस आपको फोकस करना है
कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो। तो एक तो रेट ऑफ फ्लो आ गया सबसे पहले, रेट ऑफ फ्लो, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L/T-1। ये होता क्या है बता दूं आपको। मान लीजिए ये एक पाइप है, इसके अंदर से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम वाटर बाहर निकलता है इससे, उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, यानी 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम निकला। जब भी रेट आता है, आप फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना, जहां भी रेट आता है तो रेट का मतलब है पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में क्या। जैसे वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, राइट। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। तो जब भी रेट आए तो 1 सेकंड इसका मीनिंग होता है और इसके लिए आपको टाइम से डिवाइड करना होता है, ये ध्यान रखने ना। तो रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर सेकंड, यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम का L³ और टाइम का T, तो T ऊपर ले गए T-1। तो ये रेट ऑफ फ्लो जो डिपेंड करता है वो किस किस पे, एक नंबर 1 रेडियस, जितना बड़ा पाइप होगा उतना ज्यादा फ्लो करेगा, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ फ्लो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के। दूसरा दिया हुआ है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट आप जानते हो P/L होता है, किसी में भी डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट बन जाता है। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। अब आपको क्या करना है, इनकी पावर अपने हिसाब से माननी है, x, y और z। फिर प्रोपोर्शन साइन हटाकर आपको यहाँ पे k लगाना होता है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखते वक्त इसको नहीं लिखोगे। रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, L³ T-1 इज इक्वल टू k छोड़ दो r, रेडियस क्या होती है लेंथ, लेंथ की पावर x। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट आप निकाल लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया और नीचे L है, फोर्स का mL/T-2 और नीचे L² और L³ ऊपर ले जाएंगे तो mL-2T-2, क्योंकि +1 और -3 और +1 -2 आएगा। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। तो प्रेशर ग्रेडियंट की जगह में लिख दिया m L की पावर -2 और T की पावर -2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया y। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL-1 T-1। अदरवाइज आप इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर भूल जाओ तो डेराइव कर सकते हो, साइड में जल्दी से निकाल लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूले तो याद हो ही गए। अब यहां से कलेक्ट कर लीजिए mLT को, यहां पे L³ T-1, यहां पर मास m की पावर, सिर्फ m दो जगह आ रहा है, तो ये है m की पावर y और यहां पे m की पावर ये z, तो y प्लस z, ये m। l एक तो x है या -2y और कहीं यहां भी l आ रहा है -z, सारी पावर्स इकट्ठी हो गई, टाइम t की पावर -2y -z, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले के बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल हैं, और ऐसा तभी होगा जब इनकी डायमेंशन भी इक्वल होंगी। तो पावर्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करना है। तो यहां पर m की पावर है y प्लस z और यहां पे m है ही नहीं, यानी y प्लस z 0, पहली इक्वेशन। l की पावर x -2y - z इज इक्वल टू l, यहां पे 3 है तो ये है 3, सेकेंड इक्वेशन। t की पावर -2y - z और यहां पे t की पावर क्या है -1, तो ये -1, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैं स्पेस यहां ले लेता हूं। यहां फर्स्ट और थर्ड में देखो y और z आ रहा है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और -2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, -2 और y क्या हो गया, -y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू तो आ गई 1, पहली वैल्यू आपने निकाल ली, y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 यहां रखेंगे तो z आ जाएगा, z इज इक्वल टू -1। अब बचा हमारा z आ गया, y x सिर्फ इस इक्वेशन में, तो यहां से हमने एल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसमें वैल्यू पुट कर दी है, x है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को एज इट इज -2y, y है 1 तो -2 इंटू 1 -2 माइनस z माइनस -1 प्लस, तो ये +1 इज इक्वल टू, देखो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, x में हाँ माइनस z है और z की वैल्यू हमारी आई थी -1, तो माइनस और -1 +1 हो गया इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन से। तो -2 और +1 हो गया -1 हो जाएगा तो +1 4, तो x इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो आपने यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या आई है 4, तो ये 4 लिख दो। y की वैल्यू क्या आई थी 1, तो यहां पे 1 लिख दो, और z की वैल्यू क्या आई थी -1 लिख दो। अब जिसमें माइनस आता है उसका मतलब उसे डिनोमिनेटर में जाना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं आपको, v इज इक्वल टू के पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा एल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। तो इससे वेरी सिंपल टेक्निक है, जिस पे डिपेंड करते हैं इसको आपको चूज करना है, पावर लगानी है XYZ, डायमेंशन फॉर्म में लिखना है, कंपेयर करना है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब मैं कुछ और आपके डेरिवेशन ले लेता हूं आप, लेकिन इस वीडियो को तब देखना जब आप अपने आप से इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना, जब नहीं आएंगे तब इस वीडियो को देखना। डायरेक्ट देखोगे तो आपको कभी भी नहीं आएगा अच्छी तरह से सॉल्व करना। क्वेश्चन 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड अपॉन द रेडियस r ऑफ ए ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, डिड्यूस द फॉर्मूला डायमेंशनली। अब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि ऑसिलेटिंग ड्रॉप ये क्या हो रहा है, आपको लैंग्वेज में दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ आपको देखना है कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज की है। तो इसमें एक तो दिया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं, आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन साइन लगा देता हूं, किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, तो पहला रेडियस पावर लगाता हूं x, दूसरी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देखो ये रो है, इसे p मत समझना, ये रोमन लेटर है, इसको याद करना, ये y, और तीसरा है सरफेस टेंशन s, इसकी पावर z। हमें अब ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि x y z की वैल्यू क्या होंगी और फिर इनको रीअरेंज करना है। डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता है t-1, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, प्रोपोर्शन हटाएंगे तो k लगाएंगे, रेडियस l पावर x, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m और वॉल्यूम का l क्यूब, तो m l-3, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, यहां मैं आपको दिखाता हूं, फोर्स अपॉन लेंथ को कहते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स का m-l-t-2, लेंथ l से l कट गया m-t-2, तो m-t-2 ये होगा z। अब आपको सारे इकट्ठे करने के m देखो कितनी कहां आ रहा है, दो जगह आ रहा है, m की पावर y
और यहां m की पावर z, ठीक है, m की पावर y प्लस z हो गया। फिर l की पावर -3y, फिर यहां पे l की पावर x। टाइम देखो कहां आ रहा है, टाइम सिर्फ एक ही जगह आया है, t की पावर -2z, ये हो गया इज इक्वल टू t। अब देखो यहां m और l नहीं, यानी उनकी पावर 0 है, तो n की पावर y प्लस z है। तो आपको ये एक सेंटेंस लिख देना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसको हटा देते हैं कहीं कंफ्यूज ना हो। अब पावर कंपेयर करते हैं, y प्लस z इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। l की पावर x माइनस 3y, तो x माइनस 3y वो भी 0, सेकेंड इक्वेशन। -2z इज इक्वल टू t की पावर है यहां पे -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, z इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। और जब भी 1/2 आया समझ जाना अंडर रूट का साइन आ गया, अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2। तो z की वैल्यू 1/2 है, y रख दो, यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो y आ जाएगा आपका -1/2, y आ गया, z आ गया। अब x निकालना है, तो यहां पे फॉर्म इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू y, y क्या है 1/2 माइनस का, तो ये हो गया -3/2। अब x y z की वैल्यू पुट करने का वक्त आ गया, आपको इस इक्वेशन में यहां पे पुट करना है x y z, सॉरी इसके ऊपर वाली में करना है, इसमें ये तो डायमेंशन फॉर्मूला है, इसको एज लिख दो x y z। यहां x की वैल्यू क्या थी, x था -3/2, तो ये -3/2। y की वैल्यू y -1/2, z था +1/2, तो ये 1/2। ठीक है, मैं इसके नीचे क्या मिटा रहा हूं, अब आप क्या करेंगे, जो माइनस वाली टर्म्स है वो नीचे ले जाओ, तो न्यू इक्वल टू के, प्रेपोर्शन साइन कभी भी फॉर्मूले में नहीं आता, के आएगा, आर और रो नीचे ले आएंगे, एस ऊपर, एस की पावर 1/2, आर की पावर -3/2 और रो की पावर -1/2। ठीक है, 1/2 तीनों में कॉमन है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन आर की पावर क्यूब। जब हम नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आर की पावर 3/2 और रो की पावर 1/2। तो 1/2 को तो कॉमन लेना है, आर क्यूब और रो इन सब की पावर 1/2 कर लिया, बिकॉज इसमें आप देखेंगे 1/2 इसमें भी है, इसमें भी, तो हमने सबको एक साथ लिख लिया कॉमन। अब 1/2 को क्या कर दो, अंडर रूट, 1/2 का मीनिंग होता है अंडर रूट, तो 1/2 की जगह आपको लिखना है अंडर रूट, तो इसमें ये अंडर रूट लग दो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इतना, ये आपका फॉर्मूला डेराइव होके आ गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल है, डायमेंशनल एनालिसिस इस पूरे बुक का सबसे सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, a jet of water of cross section area A, velocity v impinges normally on the stationary flat plate। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जेट ऑफ वाटर आ रहा है और एक प्लेट है ऐसे, उस पे जाके कोलाइड करता है, और जब वो वाटर कोलाइड करेगा तो क्या लगाएगा इस पे, फोर्स, उस फोर्स की बात हो रही है। जेट ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड वेलोसिटी v impinges
normally onto the stationary flat plate, the mass per unit volume of the water is rho. By dimensional analysis, determine an expression for the force exerted by the jet against the plate. तो प्लेट के अगेंस्ट जो वाटर है यहाँ आएगा तो फोर्स लगाएगा, उसका एक्सप्रेशन पूछा है और वो किस किस पे डिपेंड करता है ये हम देख लेते हैं। जेट ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वेलोसिटी v, और तीसरा है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डेंसिटी। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, तो F डिपेंड कर रहा है इन तीनों पर। प्रोपोर्शन साइन लगा लेते हैं, एक एरिया, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा है डेंसिटी रो। एक्स वाई जेड स्टेप्स आपको याद हुए होंगे, प्रोपोर्शन हटाओ और एक कांस्टेंट लगा दो, इज इक्वल टू के एरिया एक्स, वेलोसिटी वाई, डेंसिटी जेड। फिर डायमेंशन फॉर्म में लिख दो, एफ का एम एल टी माइनस 2, के का कुछ नहीं होता ए एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, इसकी पावर वाई, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम तो एल माइनस 3 की पावर जेड। अब इकट्ठा कर लो इनको, m सबसे पहले m लिखते हैं, m की पावर z और कहीं नहीं आ रहा, l एक तो 2x है, यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे माइनस 3z। टाइम पे आते हैं, टाइम यहाँ है माइनस वाई और यहाँ नहीं है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करना है और आपको स्टेटमेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जरूर लिख देना, बिकॉज फिजिक्स का रूल है जब भी आप फिजिक्स का कोई कंसेप्ट यूज करते हो उसको लिखना जरूरी है, वरना हाफ मार्क कट सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो z यहां पे क्या है 1, तो z इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन, l माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू l, यहां 1 है 1, ये सेकेंड। टाइम की पावर क्या है, वहां -1 और यहां पे -2, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये थर्ड। अब आपको दिमाग लगाना है इनको सॉल्व कैसे करें। आप देखो z तो 1 है, सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व भी हो गया। तो z यहाँ पता है, y पता है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी सॉल्व टाइप का ही है। माइनस 2x, x हमें निकालना है, माइनस 2x माइनस y इज इक्वल 2 है तो माइनस 2, माइनस 3z माइनस 3, z 1 है तो z को है ना तो छोड़ दो, इज इक्वल टू 1। माइनस और माइनस प्लस हो गए, माइनस 2 में माइनस 5 उधर गया तो 6, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6, तो माइनस उधर जाएगा और x हो जाएगा आपका माइनस 3, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला हो गया, x है माइनस 3 तो यहां पर रख दो माइनस 3, फिर y है 2 तो y की जगह 2, z है 1, z की जगह 1, और फिर जो माइनस वाले हैं उनको नीचे ले जाओ। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप वीडियो को प्लेबैक करके देख लेना। तो ये हो गया f इज इक्वल टू के v स्क्वायर रो z अपॉन a क्यू। ये फॉर्मूला आपने डेराइव्ड कर लिया, तो आपको यकीनन एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन है, यानी दूसरे क्वेश्चन में भी क्योंकि लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज कैसी है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ।
इसमें ये कहा जाएगा, आप सब जानते हैं कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो लेंथ, मास और टाइम है। अब इन क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि मान लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम नहीं होती मान लो फोर्स, लेंथ और टाइम होता, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब आपने क्या नोटिस किया, इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल ना होके कोई और सेट है, जैसे फोर्स, लेंथ, टाइम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो आप भी देखो हर फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, तो मास भी इन पे डिपेंड करेगा। तो उसके बाद सेम लगेगा। मैं क्वेश्चन एक बार कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ मास? अब देखो ये क्वेश्चन है 10, मास की डायमेंशन पूछनी है, तो मास हर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड किस पे करती है? फंडामेंटल पे। और फंडामेंटल कौन कौन से हैं? फोर्स और लेंथ एंड टाइम, लेंथ और टाइम इस पे डिपेंड कर रही है। अब इनकी पावर कितनी है वो हमने अपनी तरफ से मान लिया, हमें इनकी की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो ये हो जाएगा m का डायमेंशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू k लगा दो, फोर्स का m l t माइनस 2 पावर x, l पावर y, टाइम t है पावर z। तो ये हो गया m इज इक्वल टू, इधर कलेक्ट कर लेते हैं, मास की पावर x और कहीं नहीं आ रहा, l की पावर x प्लस y, t जो है माइनस 2x और z दो जगह आ रहा है। अब कंपेयर करना है और आपको सेंटेंस का लिखना है, याद है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं अभी नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। x इज इक्वल टू m यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन तैयार। l x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे l है ही नहीं, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड माइनस 2x प्लस z इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम नहीं है। अब इनको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, तो y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू हो गया -1। z की वैल्यू आप रख दो, यहां पे हमें क्या क्या निकालना है, y निकल आया हमारे पास, x है और z निकालना है, z सिर्फ इसमें आ रहा है, तो s की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, z प्लस -2 इंटू एक्स, एक्स कितना था 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस को उधर ले जाओ, z इज इक्वल टू 2। अब x y z तीनों आ गए, बस वैल्यू पुट करनी है और आपका काम खत्म। x की वैल्यू क्या थी 1 रहने दो, y की वैल्यू क्या है -1, यानी इसे नीचे जाना है, माइनस आ गया, माइनस के सब नीचे जाते हैं, z इज इक्वल टू 2, इसको ही रहना है। तो ये हो गया फॉर्मूला, मास या स्मॉल हमने लिखा है ऊपर, तो स्मॉल ले लो, मास इज इक्वल टू k f t स्क्वायर अपॉन n। ये फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, जब भी लेंथ से डिवाइड होता है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको करने आगे सारे के सारे इसी टाइप से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ वर्क? वर्क की डायमेंशन क्या होती? इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब फिर से इन्होंने क्या करा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए इन्होंने हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यूज किया कि भैया फंडामेंटल हम सब जानते हैं MLT होता है, मैंने कहा MLT नहीं है जी, कुछ और है। इन्होंने अपना दे भी दिया, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, इन तीनों पे ये फंडामेंटल है। तो डायमेंशन ऑफ मास, सॉरी, व्हाट विल डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होगी ये निकालना है। तो प्रोपोर्शनल निकाल के यहाँ पे x
वाई जेड, वही करना है जो अभी तक करते आए थे। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है mL2T-2 इज इक्वल टू के, फोर्स mL_T-2, वेलोसिटी L_T-1, इसकी पावर y, ये x था, और टाइम t की पावर z। अब mlt इकट्ठे करने और कंपेयर करना है कि मास की पावर एक तो x है और कहीं नहीं आ रहा, l की पावर x है और एक y है और कहीं नहीं आ रहा, टाइम -2x -y और यहां भी z भी है, तीनों में आ रहा है। अब इसको कंपेयर करना है सिर्फ और सॉल्व करना है mL2T-2, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लिख के x क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। l की पावर यहां पे है x प्लस y, यहां पे l की पावर क्या है 2, ये है सेकंड। थर्ड -2x -y प्लस z इज इक्वल टू, थर्ड है यहां पे -2। अब आप देखो इन्हें सॉल्व करना है, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? ये आपको खुद करना है। x इज इक्वल 1 यहां रखेंगे तो 1 हो जाके y क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, तो x और y 1 आ गए, x और y की वैल्यू यहां पे डाल देना, z निकल आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी एक्सरसाइज आपको खुद ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जानते हो P इज इक्वल टू mv, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ इन टर्म वेलोसिटी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल यूनिट। तो आपकी जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में सारे डायमेंशन फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं, तो जो भी इसमें नहीं आता तो या तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना या वहाँ से देख लेना। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। सिर्फ मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ, लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती है कि डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है। तो इसमें ये सारी लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है आप पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो यही लिमिटेशन है इसकी, अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, मोर देन 3, तो हम डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव नहीं कर सकते। दूसरा, जिन फॉर्मूले में इस टाइप की चीजें आती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो भी हम डेराइव्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, जिसमें इस टाइप के सिंबल आते हैं, लॉग x, लॉग y, ये कुछ भी, तो जहां भी लॉग आ गया छोड़ देना, उसको हम ऐसे डेराइव नहीं कर सकते, ठीक है। इससे हमें यह भी नहीं पता चलता डायमेंशन की कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। ये एक नया वर्ड आया वेक्टर, शायद आप पहले से जानते हो। आगे चलेंगे तो देखेंगे जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास वगैरह, वो 2 टाइप्स की हैं, या तो वेक्टर या स्केलर। वेक्टर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आगे डिस्कस होगा। तो इससे ये भी पता नहीं चलता कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है या कौन सी स्केलर है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको मैंने सारी लिख के दी हैं, याद करना। ये क्वेश्चन अलग से आता है कि राइट द लिमिटेशन आल्सो, ठीक है। अब हमारे इसमें एक ही पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट होना, ये मैं डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।